से एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम फिर से क्लास 12 का ही एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं और मॉडल टेस्ट पेपर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो क्यों ना अब हम ऐसा करें कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू करें। अगर मैं कहूं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के अगर हर दिन 10 एमसीक्यू देखूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी 4-5 दिन मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू देख लिया, फिर मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट का देख लिया, फिर मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर का देख लिया, फिर मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का देख लिया। ऐसे करते करते अगर हम चैप्टर वाइज हर दिन एमसीक्यू करते चले और माइंड मेकअप कर ले कि मैं हर दिन 20 एमसीक्यू करूंगा, जैसे कि अगर मैं आपको हर दिन 10 एमसीक्यू कराता हूं और आप अगर हर दिन खुद में ये ठान लें कि मुझे हर दिन 20 एमसीक्यू कर लेने हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे जिसका बायो है वो बायो करे और जिसका मैथ्स है वो मैथ्स का कर ले, तो आराम से ये जो आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म का जो एक ब्रिज है, ये जो पुल है, ये हम आराम से पार कर लेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने लायक भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। कुछ बहुत ईजी है, कुछ थोड़े से टिपिकल है, कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके बोर्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी ग्राफ्स रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी ग्राफ्स रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर। ए बी सी डी। आप जानते हैं ओमिक के लिए हमें जो वीआई ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ अ सोर्स इज 7.86 वोल्ट एंड इट्स शॉर्ट सर्किट करंट इज 9.25 एम्पियर। फाइंड द करंट व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2.4 ओम इज कनेक्टेड। अब यहां पे बात है ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है और शॉर्ट सर्किट करंट क्या है। ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि जब हम बैटरी को, है ना, किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं करते हैं, वो जब क्लोज नहीं होता, वो ओपन होता है, तो उस समय उसके पास जो वोल्टेज होता है वो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, और उस समय जो उसके पास करंट होता है वो है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि हमें यहां क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। ये कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है 7.86 वोल्ट, 7.86 वोल्ट। और क्या दिया गया है, और दिया गया है शॉर्ट सर्किट करंट, करंट शॉर्ट सर्किट हम एससी लिखते हैं, और ये दिया गया है 9.25। और चूंकि ये वोल्टेज क्या है, ओपन सर्किट है, इसलिए हम इसको ई लिख लेंगे। करेक्ट है। अब आपके पास फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू ISC इज इक्वल्स टू E अपॉन R, है ना। और आप यहां से R इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हमने यहां किसी सर्किट से कनेक्ट किया ही नहीं है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तो बात आती ही नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात आती है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो ये कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू E अपॉन ISC। SC मींस व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट। E जो है वो आपको दे दिया गया है कितना, 7.8, है ना, 7.8, ओनली 7.86, 7.86, ओके। एंड ये जो आपको दिया गया है शॉर्ट सर्किट करंट, ये है आपका 9.25 एम्पियर। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 0.849 ओम, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं 0.85 ओम। करेक्ट है। और हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है कि फाइंड द करंट। जब इसमें आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जब आप सर्किट को पूरा कर देते हैं, उस समय जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, आपको निकालनी है करंट की वैल्यू। फाइंड द करंट व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2.4 ओम इज कनेक्टेड। तो चलिए बड़ा सिंपल है, अगर आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि ये जो सर्किट मैं अगर बना दूं ऐसे करके, यहां पे ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास ईएमएफ का हो गया, है ना, ये, और यहां पे अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं प्लेस कर दूं, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां से करंट जाना शुरू हो जाता है, और यहां पे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लूं। ठीक है,
तो अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से होके कितना करंट जाएगा, ये तो आपका R था और R हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 0.85 ओम, है ना। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, E अपॉन R प्लस R, है ना। E अपॉन R प्लस R, E कितना है भाई, E हमारे पास है 7.86, R प्लस R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम इसमें कर रहे हैं कितना का 2.4 ओम का, तो 2.4 ओम प्लस ये कितना है 0.85 ओम, तो I कितना हो जाएगा आपका 7.86 वोल्ट अपॉन, जोड़ लेते हैं इसको, 2.4 और 0.85 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 8 4 12 कैरी 1 33.25 ओम। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मुझे देखा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, तो यहां पे आ जाएगा 2.4 के अप्रॉक्स, तो 2.4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। और ये आपका ऑप्शन नंबर है डी, आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 2.4 एम्पियर ही आना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वीआई ग्राफ ऑफ अ गुड कंडक्टर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गुड कंडक्टर के लिए। तो गुड कंडक्टर के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वीआई ग्राफ ऑफ अ गुड कंडक्टर। तो हमने पढ़ा है वीआई ग्राफ जो होता है कंडक्टर का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन चूंकि ये गुड कंडक्टर है तो याद रखिए गुड कंडक्टर में जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा डेविएट कर जाता है ऊपर की तरफ, जो कि आपको दिख रहा है किसमें, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, है ना। गुड कंडक्टर के लिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये ऐसे जाता है ऊपर की तरफ डेविएट कर जाता है, तो ये आप याद रखिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपके वाइवा के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वाइवा में कभी कभी ये पूछा जाता है कि हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के रूप में मैग्नीन या यूरेका ही क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो होता है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, यानी कि वो लगभग टेम्परेचर से नियरली इंडिपेंडेंट होता है। यही क्वेश्चन आपका है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीज, तो ये नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बहुत ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो फिर जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर है आपका नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, मोर वोल्टेज मोर करंट, लेस वोल्टेज लेस करंट। आंसर है कि हम लोग जब उसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो हमारा बस एकमात्र ही हमारा इंटेंशन होता है, इरादा होता है कि हमको अधिक से अधिक करंट वहां से निकालना है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है मोर करंट। और एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा, जब मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दो तरह के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि अगर जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले रखा है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम है, तब आप जो क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे किसको, सेल्स को, मैक्सिमम करंट के लिए वो आपको पैरेलल में करना होगा। कहने का मतलब ये है कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच मोर स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन टू गेट मैक्सिमम करंट वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन टू गेट मैक्सिमम करंट वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। An electric heater is connected to the voltage supply. After a few seconds, current gets its steady value, then its initial current will be, है ना। आपसे पूछा गया है कि जब आप इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सप्लाई से, तो कुछ समय के बाद जो होता है हमें करंट की स्टेडी वैल्यू मिल जाती है। तो उसका इनिशियल करंट क्या होता है, क्या इनिशियल करंट स्टेडी करंट के बराबर होता है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, या थोड़ा सा कम होता है, या बिल्कुल ही जीरो होता है। तो करेक्ट आंसर है कि आपको भी पता है कि जैसे ही हम हीटर को कनेक्ट करते हैं तो
वहां पे जैसे जैसे हीटर गर्म होते जाता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ते चला जाएगा तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है, विच मींस स्टार्ट में उसको ज्यादा करंट चाहिए और बाद में जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण करंट थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, यानी कि वो स्टेडी वैल्यू पे आ जाता है, विच मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्लाइटली हायर देन इट्स स्टेडी करंट। तो स्टार्ट में वो स्टेडी करंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट बाद में गर्म होने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण वो स्टेडी करंट की वैल्यू पर पहुंच जाता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? द IV कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स, ये आप फिगर देख सकते हैं, ओमिक कंडक्टर के लिए तो मुझे दिख नहीं रहा है, ये फिगर में नी वोल्टेज आता है, अभी आपको नहीं पता ये नी वोल्टेज क्या होता है, या फिर पी टाइप क्या होता है, एन टाइप, ये सब आप पढ़िएगा सेमीकंडक्टर्स में, डायोड के केस में क्या होता है। तो ये जब हम सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो हम ये ग्राफ वहां बड़े इजीली, भाई बहुत ही इजी वे से समझ सकते हैं, और आप उस समय आप इसको आराम से समझ भी जाइएगा। फिलहाल जो क्वेश्चन है, क्या ये एक ओमिक कंडक्टर है? आंसर इज नो, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। नॉन ओमिक कंडक्टर और क्या इंसुलेटर, इंसुलेटर की बात ही हम नहीं करेंगे यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि करंट इसमें आ रहा है, और सुपर कंडक्टर में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, तो बात में कहूं तो ये डायोड का ग्राफ होता है, और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। An element with EMF E and internal resistance R is connected across an external resistance R. The maximum power in external circuit is 9 watt. The current flowing through the circuit in this condition is 3 ampere. Then which of the following is or are correct? और यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि this question has multiple correct answers. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर, और जब हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर हमें कब मिलेगा, जब मैक्सिमम करंट मिलेगा। और याद रखिए, जब भी हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो मैक्सिमम करंट हमें कब मिलता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी कैपिटल आर जब है स्मॉल आर के बराबर हो जाए, तो हमें मैक्सिमम करंट मिल सकता है, यानी मिल सकता नहीं, मिल जाता ही है। तो यहां पे द मैक्सिमम पावर दे दिया है, आपका करंट फ्लोइंग जो दिया है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहला जो है वो है मैक्सिमम पावर, है ना। तो पावर का जो फॉर्मूला हमारे पास है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई स्क्वायर आर, है ना, ये पावर का फॉर्मूला है हमारे पास। करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मैक्सिमम करंट की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर, है ना। अच्छा, ये मैक्सिमम करंट हमें कब मिलता है, जब ये आर किसके बराबर हो, स्मॉल आर के, यानी जो बाहर का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। अब बताइए तो P कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, तो आई तो ये है, तो E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, लेकिन आर तो स्मॉल आर के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं E अपॉन यहां पे स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 2r, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू बाहर में भी आ रहा है, ये भी किसके बराबर होगा, स्मॉल आर के, तो ये हो जाता है ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इनटू आर, यानी आर आर कैंसिल, ई स्क्वायर अपॉन 4r, ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम पावर, पी मैक्स, करेक्ट है। एंड करंट कितना होगा भाई, तो करंट तो यहां है ई अपॉन आर प्लस आर, आर किसके बराबर, मैक्सिमम करंट के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए याद रखिए आर किसके बराबर, स्मॉल आर के, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, यानी ई अपॉन 2r। तो ये हो गया मैक्सिमम पावर और ये हो गया मैक्सिमम करंट, है ना। अब ये बताइए कि यहां पे मैक्सिमम पावर कितना दिया है, 9 वॉट, और करंट 3 एम्पियर, यानी यहां जो आपको दिया गया है पावर, यानी ई स्क्वायर अपॉन 4r, ये दे दिया गया है 9 वॉट, और ये जो है E अपॉन 2r, ये आपको दे दिया है 3 एम्पियर। क्या आप ये दोनों इक्वेशन से E और R कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर है यस, कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो है यहां पे इसको मैं लिख दूं, दिख रहा है आपको, चलिए मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ठीक है, तो इधर आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए E स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं E अपॉन ई स्क्वायर अपॉन आर, ये स्क्वायर अपॉन 4r इज इक्वल टू कितना है, 9 वॉट। अब मैं इसको लिख सकता हूं E अपॉन 2r
इंटू ई अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 वॉट, ऐसा लिख सकता हूं, वही आ जाएगा। अब यहां पे E अपॉन 2 आर की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इंटू E अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 वॉट। ये क्या हो रहा है यहां से 3 3 are 9 और 3 2 are 6 यानी E इज इक्वल टू 6 वोल्ट, है ना। E कितना आ गया 6 वोल्ट। और अगर मैं E की वैल्यू यहां पे डाल दूं तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 3 और यहां पे सॉरी ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 R इज इक्वल टू 3, तो 3 2 are 6, 2 2 कैंसिल, यहां पे 1 आ रहा है तो R इज इक्वल टू 1 ओम। तो देखिए यहां से क्या क्या आ गया, मैक्सिमम पावर कब मिलता है R इज इक्वल टू R पे। और स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल r की वैल्यू आ गई 1 ओम। और देखिए यहां पे क्या आया है, ये E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया है तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस फिलहाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक से अधिक आंसर है, वन भी ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। और याद रखिएगा हमेशा मैक्सिमम पावर हो चाहे मैक्सिमम करंट हो हमें कब मिलता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। लेकिन किसी एक शिक्षक ने कहा था कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 कर दे वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो कृपया उनकी बातों में न लगे, वो मजाक करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, a cell having an EMF E and internal resistance small r is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R, यानी कि हमको V और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है हमें, V और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए हम सबको पता है, अभी मैंने डायग्राम भी बनाया था पहले भी, फिर से देखिए ये हमारा है सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इससे मैं कनेक्ट कर देता हूं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है कि नहीं, ये कनेक्ट हो गया एक्सटर्नल। आर ई करंट कितना जाएगा इसमें आई, तो यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन कि अगर मैं यहां पे केवीएल अप्लाई करूं, अप्लाई केवीएल है ना, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, और एक क्या होता है केसीएल किरचॉफ्स करंट रूल, हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, केवीएल यूज कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, यहां माइनस टू प्लस, तो ये हो गया ई, इधर जा रहे हैं करंट कितना है आई आर, तो माइनस आई आर, फिर इधर आ गए ये यहां फिर आर से मिल गया तो आई आर इज इक्वल टू 0। ये पढ़ा है आपने, सम कितना होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, तो यहां पे E इज इक्वल टू आई कॉमन R प्लस R, यही ना आ जाएगा। और फाइनली E इज इक्वल टू आपका आ गया I ब्रैकेट में R प्लस R, तो I कितना आ जाएगा, I आपका आ जाएगा E अपॉन R प्लस R। ये तो I की वैल्यू आ गई। हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना है, V और R के बीच में, है ना। तो हमको V निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं, हमारा V कितना होगा, तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। सिंस V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू I कितना हो गया, E R प्लस R, ये I हो गया और ये हो गया R, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा V निकल गया। और अगर हम इसको और अधिक कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा E R अपॉन R प्लस R। फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, R कहां जाएगा नीचे, यानी R प्लस R अपॉन R, है ना। तो फाइनली ये हो जाएगा E अपॉन R बाई R 1 प्लस ये हो जाएगा R बाई R, करेक्ट है। तो ये हमारा है V और यहां हमें मिल रहा है कैपिटल R। अब हमको V और R के बीच एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, हम चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है। तो फिर से मैं यहां फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्या मिला हमें, V इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R। अब यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं R की वैल्यू 0 रख दूं, कैपिटल R, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये हो जाएगा 0 पूरा, तो 0 प्लस R अपॉन 0 और ये 0 जाएगा ऊपर, तो V भी 0 हो जाएगा। यानी जब R 0 होगा तो V भी 0 हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं एक बार। V इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस R अपॉन, इस R को मैंने 0 कर दिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 E अपॉन 0 प्लस R अपॉन 0, और ये 0 जो ऊपर गया तो 0 इंटू E कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। तो जब R 0 है तो V भी 0 होगा। और एक बात और बताइए,
कि अगर मैं R को इनफाइनाइट कर दूं, है ना, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू इनफाइनाइट। तो आपको पता है R अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो V आपको मिल जाता है किसके बराबर, E के बराबर। आप बोलेंगे कैसे, तो ये अगर इनफाइनाइट है तो R अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0, और 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो E अपॉन 1 इज इक्वल्स टू E, यानी V होगा E के बराबर। नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं R को इनफाइनाइट कर दूं, है ना, तो V कितना हो जाएगा, E अपॉन 1 प्लस R अपॉन इनफाइनाइट, है ना। आप याद रखिएगा हमेशा अगर इनफाइनाइट आपका डिनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 0, और 0 जाएगा ऊपर तो फिर से 0, तो 1 प्लस 0 1, तो यहां फाइनली क्या बच जाएगा, E बच जाएगा। तो जब R 0 है तो V 0, और जब R इनफाइनाइट है तो V E के बराबर हो जाएगा। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में। देखिए आप ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट ग्राफ है वो है D। B कैसे आएगा, देखिए मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पे अगर मैं R ले रहा हूं और यहाँ V ले रहा हूं, तो जब R 0 है तो V भी क्या है, 0, R 0 V 0। अब देखिए मान लीजिए V की वैल्यू E यहाँ पे है ना, ये E है V की वैल्यू, उस समय R इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये जो R है इनफाइनाइट का मतलब क्या हो रहा है कि आप R को बढ़ाते चले जाइए, E की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, है ना, R की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए। यहां पे देखिए जैसे जैसे यहां पे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जैसे जैसे R बढ़ रहा है E बढ़ रहा है, लेकिन अब देखिए एक समय ऐसा आ गया कि अब E नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये सैचुरेट कर गया है, यानी ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है। अब R आप कितना भी कर लो, है ना, R मैक्सिमम कर लो इनफाइनाइट, तो भी ये V जो है वो E से ज्यादा नहीं जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी यहां लिख लिया है कि R इनफाइनाइट भी हो जाए तो V की वैल्यू E होगी। तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे कितने क्वेश्चंस, 8 या 9, आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, शायद 9 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो 10वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance small r is connected in series with an external resistance n into small r, then the ratio of terminal potential difference to EMF, है ना। फिर से सुन लीजिए, एक सेल हमारे पास, इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका, स्मॉल r है, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसका क्या है वैल्यू n into स्मॉल r। तो आपको बताना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, यानी हमें बताना है कि V अपॉन E की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हम क्या जानते हैं, अभी हमने देखा I क्या होता है, E अपॉन R प्लस R, है ना, हमने पढ़ा, कब पढ़ा, तो इसमें देखिए एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए कि ये हमारा क्या है, E हो गया, यहां पे क्या लगा देना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, यहां से करंट जाएगा, ये हमारा क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट हो गया इससे, सही है। इसकी वैल्यू NR दे दी गई है ना यार। तो बताइए अब यहाँ पे जहां R है वहां क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू E अपॉन R के प्लेस पे NR प्लस R। तो यहां से N कॉमन, सॉरी R कॉमन, तो यहां से क्या हो जाएगा, R अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं N प्लस 1, ये तो I है, मुझे V निकालना है। V क्या होता है, V होता है IR। I कितना है, E अपॉन R N प्लस 1 इंटू R, है ना, V इज इक्वल्स टू I R, और R की वैल्यू कितनी है NR, R कट गया, कितना आ गया E N अपॉन N प्लस 1, ये क्या निकल गया, ये V निकल गया। तो हमें रेशियो किसका चाहिए, V अपॉन E का, तो V कितना हो गया E N या N E अपॉन N प्लस 1, और E नीचे है, E और E कट गया, क्या आ गया N बाई N प्लस 1, यानी करेक्ट आंसर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे इलेक्ट्रिसिटी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इजी, कुछ हल्के से डिफिकल्ट, कुछ मॉडरेट, और इसी तरह के एमसीक्यूज अगर आप चाहते हैं कि मैं हर दिन आपके लिए लेके आऊं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।